हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है नीरज और पायल के प्यार की। कुछ गलतफहमी के कारण पायल नीरज से अलग हो जाती है। ये दोनों मिल पाएंगे या नहीं, आगे हम कहानी में जानेंगे। कहानी को अच्छे से समझने के लिए आपको आगे के पार्ट जरूर देखना चाहिए। अब हम पार्ट 3 शुरू करते हैं। पायल को जब होश आया तो उसकी याददाश्त भी वापस आ गई थी। उसने आसपास देखा, हॉस्पिटल देखकर उसे कुछ याद आया। उसने नर्स को बुलाया। सिस्टर, ये सिटी हॉस्पिटल है। हाँ, आपको होश आ गया। मैं आपके घर वालों को बुलाती हूँ। जी, मेरे पति डॉक्टर नीरज आपके हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों के डॉक्टर हैं। ओह, आप मिसेस नीरज हैं। रेस्ट कीजिए, मैं बुलाती हूँ। नर्स के बाहर आते ही सभी उनके पास आ गए। नर्स ने बताया, आपके पेशेंट को होश आ गया। सभी भागकर अंदर गए। पायल ने सबकी तरफ देखा, फिर बोली, माँ पापा, मुझे लगा था मैं नहीं बचूंगी। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुझे कुछ नहीं हो सकता, पापा ने कहा। माँ से कुछ कहा नहीं जा रहा था, बस वो रोए जा रही थी। तभी पंकज और नीरज अंदर आ गए। माँ पापा बाहर चले गए। पायल नीरज को देखती ही बोली, तुम हमेशा की तरह फिर लेट, इसी हॉस्पिटल में होकर भी लेट आए। दीदी, जीजा जी तो दूसरे शहर से आए हैं, पंकज बोला। दूसरे शहर क्या करने गए थे? क्या मुझे ढूंढने गए थे? पर किस्मत देखो, मैं यहाँ आ गई। पायल, तुम ठीक तो हो? नीरज को उसकी बातों से कुछ शक हुआ। ठीक हूँ। अच्छा, मेरे कॉलेज में बता देना। नीरज, कल टॉनी, वो जो मेरे कॉलेज में था, उसने मुझे नहर में फेंक दिया था। नीरज ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और बोला, चुप, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर उसने धीरे धीरे पायल को समझाया कि वो किसी से ना कहे कि उसकी याददाश्त वापस आ गई। पायल, याददाश्त? नीरज, अभी किसी को कुछ मत बोलना, उसने कहा। मुझे मिलने सब आए, पिंकी क्यों नहीं आई? पिंकी तुम्हारे साथ ही तो थी जब एक्सीडेंट हुआ। उसकी बाँह टूट गई और कुछ चोटें लगी है। इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या? मेरे साथ? मैं तो अकेली थी जब उसने मुझे नहर में फेंका। पिंकी वहाँ कब और कैसे आई? क्या तुम्हें पता नहीं? अच्छा, आज डेट क्या है? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे सब याद है। कल 12 जून थी और आज 13 है। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि कल हमारी लड़ाई हुई थी और मैं नहर में गिरी। ओ गॉड, ये क्या? तुम्हें पता है 1 साल हो गया उस बात को, और तुम साल भर से किसी और जगह रही थी। 4 दिन हुए थे तुम्हें यहाँ आए हुए। कल तुम पिंकी के साथ बाजार गई थी और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, नीरज ने बताया। अब हैरान होने की बारी पायल की थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे देख नीरज घबरा गया। उसका सिर सहलाते हुए बोला, छोड़ो इन सब बातों को, तुम रेस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके सर सहलाने से पायल सो गई। नीरज ने कमरे से बाहर आकर समीर को फ़ोन किया और उसे आने को कहा। समीर जल्द ही वहां आ गया। नीरज ने उसे बताया, पायल को होश आ गया है, पर वो पिछले साल की सारी बातें भूल गई है। सो वो कल के एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ, साल पहले के बारे में उसे सब याद आया है। तुम सब पूछ सकते हो। समीर ने पायल से सब जानकारी ली और नीरज से कहा, मुझे लगता है तुम जब कॉलेज गए थे तो उसने पायल को वहाँ देख लिया होगा। उसे पता नहीं होगा कि पायल की याददाश्त चली गई है, इसलिए दोबारा हमला किया। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, कहकर समीर ने नीरज के कान में कुछ कह दिया। फिर दोनों बाहर आकर जोर जोर से बातें करने लगे। इसकी याददाश्त तो वापस नहीं आई, पता नहीं कब आएगी। समीर के जाने के बाद नीरज ने समीर के कहे अनुसार पायल को कॉलेज उसकी फ्रेंड को फ़ोन किया। अनीता जी नमस्ते, आपसे बात करनी थी। क्या आप कल पायल के घर आ सकती है? हाँ जी, मैं कल आऊँगी। पिंकी और पायल को हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई थी। वो घर आ गए थे। घर आने के बाद सबको पता चला कि इसको साल पहले की याद आ गई है, पर वो इस साल का सब भूल गई है। पायल खुद सोचती थी कि वो 1 साल कैसे अपने घर से दूर रही। अगले दिन अनीता पायल से मिलने आई। नीरज ने उसे बताया, आपके कॉलेज का एक लड़का टॉनी, जिसकी रिपोर्ट पायल करने वाली थी, उसने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर पायल को किडनैप कर नहर में फेंक दिया। बाद में बैग फेंका सो सर पर लगा, जिससे इसकी याददाश्त चली गई। उस दिन कॉलेज में उसने जब पायल को दोबारा देखा तो मौका देखकर फिर हमला कर दिया। आपसे हमें एक फेवर चाहिए था। आप कॉलेज में फैला दो कि पायल की साल पहले हुई एक्सीडेंट में याददाश्त चली गई है। वो किसी को नहीं पहचानती, इसीलिए वो अब कॉलेज नहीं आएगी। बात टॉनी के कानों तक पहुंचानी है। आप चिंता मत करो, मैं ऐसा कर दूंगी। उस टॉनी को तो सज़ा मिलनी चाहिए। फिर वो पायल से बात करती रही। शाम को अचानक
नीरज को फ़ोन के वीडियो की याद आई तो वो पायल के पास गया। पायल, तुम्हें कुछ दिखाना है, ध्यान से देखो, कहकर उसने उस दिन का वीडियो दिखाया। पायल ने वीडियो देखा तो नीरज से बोली, नीरज, आई एम सॉरी, अगर मैंने उस दिन तुम्हारी बात सुन ली होती तो ये सब नहीं होता, कहकर वो नीरज को गले लगा कर रो पड़ी। नीरज का मन भी भर आया। उसने पायल को चुप कराया। अगले दिन नीरज पहले से ही तय फैसले के मुताबिक पायल को अपने साथ उस शहर में ले गया जहां उसकी ड्यूटी थी। क्योंकि इस शहर में पायल सेफ नहीं थी, नीरज ने पायल को बताया कि ये वो शहर है जहां तुम 1 साल याददाश्त जाने के बाद रही। शेखर और उसका परिवार तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, कभी ले चलूँगा तुम्हें उनसे मिलाने। इस दौरान मैंने कोई गलत तो नहीं किया? पायल ने डर कर पूछा। कैसी गलती? अच्छा, वो शेखर के बारे में? नहीं, शेखर बता रहा था कि बेशक वो तुम्हें चाहता था पर तुमने कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, नीरज बोला। पायल ने लंबी सांस ली, जैसे उसके मन का बोझ उतर गया हो। उसे लगा था कहीं याददाश्त जाने के कारण उसने किसी और से रिश्ता तो न बना लिया हो। उसने नीरज का हाथ पकड़ लिया और बोली, मेरे कारण आपको बहुत परेशानी हुई होगी। नीरज ने उसकी आंसू पोंछे हुए कहा, हम पति पत्नी हैं, हर सुख दुख में हमें मिल के सहने हैं। आज कहा, ऐसा दोबारा मत कहना। पायल को ये घर अच्छा लगा। अगले दिन नीरज के जाने के बाद उसने घर की सफाई की, फिर खाना बनाने लगी तो नीरज का फ़ोन आया। हेलो नीरज, मैं खाना बना रही थी। अच्छा बताओ क्या बनाऊं? तुम्हें किसने कहा खाना बनाने को? मैं बाहर से ले आता। तुमसे रेस्ट नहीं किया जाता क्या? नहीं, जब तक काम पड़े हो तो आराम करने का मन ही नहीं करता। बाहर का खाना कितने दिन खाएंगे? कुछ नहीं, अब मैं ठीक हूँ, तुम चिंता न करो। ठीक है, ज़्यादा काम मत करना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। उसे फ़ोन करने के बाद नीरज ने शेखर को फ़ोन किया। हेलो शेखर, मैं बोल रहा हूँ नीरज। ओ हेलो, क्या हाल है? सलोनी कैसी है? शेखर बोला। उसी के कारण फ़ोन किया है। तुम मिल सकते हो? मैं आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगा। अगर तुम आ सकते हो तो तुमसे बात करनी थी। ओके, 2 बजे मेरा लंच ब्रेक है, 1 घंटे का ब्रेक होता है। यहाँ मेरे ऑफिस आ सकते हो तो आ जाओ, आकर बेल मार देना, कहकर शेखर ने फ़ोन रख दिया। वो सोचने लगा कि क्या बात होगी। ठीक समय पर नीरज शेखर के ऑफिस के बाहर आ गया। वो नीरज के साथ पास एक कॉफ़ी शॉप में आ गया। बैठते ही उसने पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? ठीक तो है, पर कुछ गड़बड़ हो गया। पायल की याददाश्त वापस आ गई। पर वो तुम्हारे साथ बिताया 1 साल भूल गई, नीरज बोला। क्या? ये सब कब हुआ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पायल ने बताया कि उसके कॉलेज का एक गुंडा टाइप का लड़का है, वो हर बुरा काम करता था। पायल ने उसका कॉलेज में ड्रग्स बेचते हुए वीडियो बना लिया और उसे रिपोर्ट करने वाली थी कि उस दिन उसने पायल को किडनैप करके नहर में फेंक दिया जहाँ से तुम उसे ले आए हो। उस दिन जब तुम पायल को छोड़ कर आए, उसके बाद कॉलेज गई, उसने पायल को देख लिया और फिर मौका देखकर पायल की एक्टिवा को मार दी, जिससे उसकी याददाश्त वापस आ गई। पर वो तुम्हें भूल गई। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया है। अब मैं उसे अपने साथ ले आया हूँ, इस वक्त घर में है। तुम चलोगे मिलने? नीरज ने सब कुछ विस्तार से बताया। नहीं, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? ऐसा करते हैं, मैं जाकर माँ और सीमा को सब समझा दूंगा। कल शनिवार है, मेरी छुट्टी है, तुम पायल को लेकर घर आना। तुम्हारे घर फिर कभी आ जाएंगे, शेखर ने कहा। वापसी के वक्त शेखर ने कहा, तुम्हें जितना जाना है उससे ये पता चलता है तुम पायल से बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं सलोनी को बुला देता हूँ। अब वो तुम्हारी पायल है, बस तुम्हारी पायल। नीरज ने मुस्कुराकर शेखर के कंधे पर हाथ मारा और कहा, मुझसे दोस्ती करोगे? सौदा बुरा नहीं है, कहकर उसने नीरज के आगे हाथ बढ़ाया। शेखर ने भी हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। इस तरह शेखर और नीरज की दोस्ती हो गई। नीरज जब घर आया तो वो घर को देखता ही रह गया। घर इतना साफ और सजा हुआ कभी नहीं था। पायल पहले ऐसी नहीं थी। घर की साफ सफाई काम वाली करती थी, पायल ने कभी की ही नहीं थी। वो सोच रहा था, सच ही कहा है किसी ने, औरत घर को स्वर्ग बना देती है। नीरज ने पायल को देखा और प्यार से बोला, इतना काम क्यों किया? मैंने मना किया था ना, मैं हाथ धोकर आता हूँ। पायल ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। नीरज ने जब टेबल देखा, 3 सब्जियाँ, चावल, रोटी, चटनी और हलवा। नीरज ने हैरान होकर पूछा, ये सब तुमने बनाया? हाँ, क्यों, पहले भी तो बनाती थी, इसमें कौन सी नई बात है? पायल बोली। नीरज जानता था कि पायल ने ऐसा खाना पहले कभी नहीं बनाया था।
और वो एक सब्जी बड़ी मुश्किल से बनाती थी। उस पर भी ताने देती कि मैं ही खाना क्यों बनाऊं, मैं भी तो काम करती हूँ। क्या हुआ, पसंद नहीं आया, खाओ ना, पायल ने नीरज को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। नीरज खाना खाते हुए पायल में आए बदलाव को देख रहा था। कहाँ वो तो पहले वाली अकड़ और गुस्से वाली, बात बात पर चढ़ने और लड़ने वाली पायल, कहाँ ये खुश मिजाज और हंसने वाली पायल। नीरज पायल को देखकर बोला, पायल तुम्हारे हाथों में जादू है, जी करता है हाथ चूम लूं। सच में बहुत खुश हूँ तुम्हें वापस पाकर। रहने भी दो, आप तो बस यूं ही, पायल ने शर्माकर कहा। नीरज ने पायल का ये रूप भी आज देखा था। वो पहले वाली पायल को तो शर्माना आता ही नहीं था। नीरज को लगा कि शेखर के घर वालों के साथ रहने का असर है। उसे शेखर की याद आई तो वो बोला, पायल आज मैं शेखर से मिला था, उसने हम दोनों को कल घर पर बुलाया है। कल मेरी छुट्टी है, सुबह आराम से उठना, नाश्ते के बाद चलेंगे उनके घर। शेखर शाम को ड्यूटी के बाद घर आया, फिर नहा धोकर माँ के पास बैठा तो रिया भी चाय लेकर आ गई। शेखर ने गला साफ करते हुए कहा, आज डॉक्टर नीरज मिला था, वही सलोनी, नहीं पायल का पति। फिर उसने नीरज की बताई, सारी बातें बताई। सुनकर माँ और रिया खुश भी थी और दुखी भी। माँ बोली, कितना कुछ झेलना पड़ा है बेचारी को, पर मुझे तेरे लिए ज़्यादा दुख होता है। तू जिससे भी दिल लगाता है वो तुझे छोड़ जाती है, पर चिंता मत कर, तेरे लिए भी भगवान ने कोई न कोई ज़रूर बना रखी होगी। माँ अब ऐसी बातें मत किया करो, अब वो हमारी सलोनी नहीं, किसी की पायल है, और उसका पति बहुत ही अच्छा है। आज ही हमसे दोस्ती हुई है, मैंने उन्हें कल आने को कहा है। आप दोनों सुन लो, कोई भी ऐसी बात मत कर लेना जिससे उन्हें तकलीफ हो या उनके रिश्ते में फ़र्क आए। माना कि वो अच्छी लड़की थी इसलिए उसे पसंद करने लगा, पर वो अब किसी की पत्नी है, वो भी मेरे दोस्त की, इसलिए मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। रात का खाना खाकर पायल बर्तन धोने लगी तो नीरज ने उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। तुम बैठो, बर्तन मैं कर दूंगा, तुम सुबह से काम में लगी हो, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। अरे नहीं, तुम भी तो सारा दिन काम करते हो, इतना सा काम तो मैं रोज़ करती ही हूँ। मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं, बस बैठकर टीवी देखो। पायल बैठकर टीवी देखने लगी। जब नीरज आया तो पायल सो चुकी थी। नीरज ने टीवी ऑफ किया और धीरे से जगाया। वो उठ गई। मैं सो गई थी क्या? हाँ, मैंने इसलिए जगाया कि तुमने अपनी दवाई नहीं ली। ये लो, पहले दवाई ले लो, फिर सो जाना। दवाई लेकर दोनों बेडरूम की ओर सोने चल दिए। सुबह जब नीरज उठा तो उसने देखा कि पायल ने सारी सफाई कर दी, नाश्ता भी तैयार कर दिया। नीरज जितना उसे देखता उतना ही उसका प्यार बढ़ता जाता। ये नहीं था कि नीरज पुराने ख्यालों का था या उसकी सोच बैकवर्ड थी, पर उसे पुरानी घमंडी पायल, जो दूसरों को खुद से नीचा समझती थी, जिसे कड़वी बातों से दूसरे का दिल छलनी करना अच्छा लगता था, जो गलती करके भी अपनी गलती नहीं मानती थी, जिसे सॉरी शब्द बोलना ही नहीं आता था, आज बात बात पर माफ़ी मांगती है और पूछती है कि मैंने गलत तो नहीं कहा। उठ गई आप? मैं तो बचा बचा कर काम कर रही थी, आपका दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। आपने कहा था छुट्टी है। सॉरी अगर मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई तो। आगे से ऐसा नहीं होगा, पायल ने कहा। यार तुम ये बात बात पे सॉरी कहना छोड़ दो, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती। मैंने तुम्हें छुट्टी के बारे में इसलिए बताया था कि तुम जल्दी न उठो, आराम कर सको। अच्छा मैं नहाकर आता हूँ, नीरज ने कहा। पायल के जाने के बाद नीरज फिर से अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगा। उसे उस दिन का किस्सा याद आने लगा जब वो सारा दिन कहीं ऑपरेशन कर रात 3 बजे आकर सोया था। उस वक्त पायल सो रही थी। सुबह 5 बजे पायल ने उठते ही बर्तन गिराने शुरू कर दिए थे और जोर जोर से बोलने लगी कि ये घर है, कोई होटल नहीं, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, और पता नहीं क्या क्या। नीरज की नींद खराब हो गई, फिर वो भी बोलने लगा और ऐसा हर रोज़ लड़ाई होती रही। अब मेरी पायल हमेशा ऐसी ही रही। नीरज सोच रहा था कि गलतियाँ उसकी भी थी, उसने कभी पायल के अकेलेपन को समझा ही नहीं। शेखर के घर जाते हुए नीरज पायल को मार्केट ले गया। उसने शेखर, रिया और उसकी माँ के लिए गिफ्ट लिए। करीब 12 बजे वो शेखर के घर पहुँचे। पायल को देखकर सभी बहुत खुश हुए। पायल ने सबको एक एक करके गिफ्ट दिए। उन्होंने मना किया तो नीरज बोला, आंटी अगर आपकी बेटी और दामाद काफ़ी देर बाद घर आए और गिफ्ट लाए तो क्या आप नहीं लोगी? क्या आप हमें अपना नहीं समझती? अरे नहीं बेटा, ऐसा क्यों कहते हो? पायल हमारी ही है और तुम भी हमारे हो, इसलिए तुम्हारा कहना और तुम्हारे तोहफे सर आँखों पर, माँ बोली।
पायल को उनके बारे में कुछ याद नहीं था। जैसे नीरज ने बताया था, उस बातों के जरिए वो उन्हें जानती थी। वो सबसे बड़े प्यार से मिली। सभी लिविंग रूम में आए। नीरज बैठा तो पायल उस बच्चे की तरह जो पहली बार पापा के साथ किसी के घर आया हो, नीरज के साथ चिपक कर बैठ गई और आसपास देखने लगी। नीरज सब भांप गया। उसने पायल का हाथ पकड़कर थपथपाया और कहा, पायल जाओ, तुम रिया के साथ घर देखो। हमारा अपना ही घर है, ये सब अपने ही हैं। पायल अच्छे बच्चे की तरह रिया के पीछे चल दी। रिया ने उसे सारा घर दिखाया, फिर अंत में उसे उसके कमरे में ले गई। देख लो सॉरी पायल दी, आपका कमरा है। यहाँ आप पूरा 1 साल 3 महीने रहे। सब कुछ वैसा ही है जैसा आप छोड़ के गए थे। अगर आप अपना सामान ले जाना चाहते हो तो ले जा सकती हैं। पायल एक एक चीज़ को उठाकर देख रही थी। उसे हैरानी हो रही थी कि किस तरह की लड़की थी। ये बुक्स, ये कपड़े सब उसकी चॉइस से जुदा थी। उसने कुछ बुक्स ली और कपड़े और ज्वेलरी रहने दी। उसने रिया से कहा, रिया मैं कुछ बुक्स ले जाती हूँ, पर ये बाकी बुक्स, मेरे कपड़े और मेरे गहने मेरे चॉइस के नहीं है। तुम रख लो या किसी को दे देना, कोई बात नहीं, यहीं रहने दो, मैं पहन लूँगी। एक बात कहूँ, आप बहुत लकी हो जो नीरज जैसा पति मिला। सच कहूँ, जब आप यहाँ थी तो मैं अक्सर सोचा करती थी कि काश आप और शेखर भैया की शादी हो जाए, आपकी जोड़ी अच्छी लगेगी। पर आपकी और नीरज भैया की जोड़ी देखकर लगता है कि उस जोड़ी से लाख गुना बेहतर है। बस अब मैं आपको भाभी नहीं कह सकती तो क्या है, नीरज की शादी होगी तो भाभी मिल जाएगी, पर दीदी और थोड़ी मिलेगी। और हाँ, तुमने भी सही कहा, सच में नीरज बहुत ही अच्छे हैं, मेरी हर बात मानते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दुआ है हमारी ज़िंदगी किसी तरह कट जाए, पायल ने कहा। तभी माँ आ गई। क्यों नहीं, ऐसा ही होगा, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तुम जितनी अच्छी हो उतना ही अच्छा नीरज। तभी तो रब ने तुम्हें ज़्यादा देर तक दूर न रख सका और तुम्हें फिर से मिला दिया। रब तुम्हारी जोड़ी को सदा बनाए रखे। देखो बेटी, जब उस दिन तुम जा रही थी तब तुम्हें कहा था कि अब ये तुम्हारा एक और घर है, जब चाहो जैसे चाहो आ सकती हो। शेखर और नीरज भी आ गए थे। शेखर बोला, अगर कभी नीरज ने कुछ कहा ना तो यहाँ आ जाना, नीरज को हम देख लेंगे। क्यों रिया, और क्या डॉक्टर होंगे अपने हॉस्पिटल में। हमारी प्यारी पायल को तंग किया तो अंजाम खुद ही तय कर लें। रिया ने भी हंसते हुए मजाक किया। ना भाई ना, इतनी सपोर्ट रखने वाली पायल से लड़कर मैंने मरना है क्या। तौबा मेरी तौबा। नीरज ने अपने कान पकड़कर हंसते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर सब हंस दिए। पायल को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो अजनबियों में है। नीरज से शेखर की माँ ने पूछा, बेटा तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ रहते हैं, उन्हें भी ले आते। नहीं आंटी, जब मैं छोटा था तब मेरी माँ का देहांत हो गया था और 3 साल हुए पापा भी मुझे छोड़ गई। अब अकेला हूँ, न माँ बाप न कोई भाई बहन, बस एक पायल ही है मेरी अपनी। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा, हम हैं ना, हमें अपनी फैमिली समझो, शेखर की माँ बोली। अरे वाह, हाँ भैया ये ठीक है, मैं भी अपनी फ्रेंड को बताऊंगी कि डॉक्टर नीरज मेरे भाई हैं और पायल दी मेरी भाभी बन जाएगी, मेरी तो टौर बन जाएगी। रिया ने चहकते हुए कहा, हाँ यार, मैं हूँ ना, कल दोस्त बने थे, आज से भाई बन जाएंगे। ठीक है ना पायल भाभी। शेखर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ये तो मेरा जैकपॉट खुल गया, माँ तो मिली, साथ में इतने अच्छे भाई बहन भी मिल गए। नीरज ने उठकर माँ, शेखर और रिया को गले लगा लिया। अरे भाई मुझे भी तो ले लो, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। पायल बोली, तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं, तुम्हारे कारण ही तो ये सब मिले हैं। नीरज ने पायल को भी ग्रुप हग में शामिल कर लिया। सभी काफ़ी रात तक हंसते खेलते रहे। पायल काफ़ी थक गई थी। नीरज ने उसका थका फेस देखकर बोला, अच्छा शेखर, अब हम चलते हैं, काफ़ी समय हो गया है। उठकर चलने लगा। फिर माँ से बोला, आंटी एक काम तो मैं भूल ही गया, घर में काम करने वाली बाई चाहिए थी। पायल खुद ही सारा काम करती है, जबकि अभी अच्छी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। अच्छा, मैं अपनी बाई से बात करूँगी, तुम्हारे उधर आती हुए तो। घर आए तो दोनों बहुत खुश थे। नीरज ने पायल को खुश देखकर पूछा, कैसा लगा। बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे खुशी है कि मैं 1 साल तक ऐसे परिवार में रही। मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है जो आप जैसा पति मिला। फिर याददाश्त जाने के बाद ऐसे लोग मिल गए, पायल ने कहा। सच बताऊं पायल, जब मैं शेखर से पहली बार मिला तो मुझे उससे जलन हुई थी। मुझे डर भी लगा था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर शेखर की हो जाओगी।
उस दिन जब हम 1 साल बाद मिले थे, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुमने मेरा हाथ छुड़ाकर शेखर का हाथ पकड़ लिया था। जैसे आज वहाँ तुम उनके बीच मुझसे चिपक रही थी, इसी तरह उस दिन शेखर से चिपक रही थी। और वो जाने लगा तो तुम उससे लिपट कर रो पड़ी। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि मेरी पायल किसी और की हो गई, पर रब का शुक्र है कि तुम्हारी याददाश्त आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। पर यह सच है कि शेखर बहुत अच्छा बंदा है। मैंने काफ़ी सोचा कि अगर वो चाहता तो तुम्हें वहाँ लेकर नहीं आता, तुम्हें सारी उम्र सलोनी बना कर रखता। पर वो स्वार्थी नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं उन लोगों से मिला। नीरज भावुक होकर बोले जा रहा था। पायल भी रोते हुए उससे लिपट गई। नीरज, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम मुझे भूलकर किसी और से लिपट जाते तो मैं तो मर ही जाती या तुम दोनों को मार देती। सच्ची? नीरज ने शरारत भरी हंसी हंसते हुए बोला। पायल और नीरज के जाने के बाद शेखर से माँ ने कहा, बेटा अच्छा लगा कि तुमने अपने दिल को समझा लिया। मुझे दुख हुआ था पर तुमने उसे भाभी कहा, पर फिर खुशी भी हुई। इसी में तुम दोनों की भलाई है। माँ, कल जब नीरज का दोस्त माना था तभी से पायल मेरी भाभी हो गई थी। मैं रिश्तों में बेईमानी नहीं करता। वैसे भी नीरज बहुत अच्छा है और पायल से बहुत प्यार करता है, वरना कौन सा पति अपनी पत्नी को दूसरे आदमी की बाहों में देख सकता है। उस दिन जब मैं पायल को वहाँ छोड़कर आ रहा था, नीरज तभी आया था। उसने पायल का हाथ पकड़ा तो वो हाथ छुड़वाकर मुझसे लिपट गई। नीरज को गुस्सा आया, पर गुस्से से कहीं ज़्यादा वो पायल से प्यार करता था, इसलिए उसकी खुशी के लिए मुझे वहीं रोक लिया। नीरज जैसा पति किस्मत वालों को मिलता है। मैं उन दोनों के लिए खुश हूँ। नीरज हॉस्पिटल में जब काम करके फ्री हुआ तब उसने अनीता को फ़ोन किया। हेलो जी, नमस्ते, मैं पायल का हस्बैंड नीरज बोल रहा हूँ। जो मैंने कहा था आपने वो किया। नमस्ते पायल, कैसी है? अब ठीक है। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। टॉनी को भी पता लग गया होगा। उसके टीचर बता रहे थे उसका फ़ोन आया था कि वो मंडे से कॉलेज ज्वाइन करेगा। इतने दिन बीमार होने का बहाना लगाकर घर में बैठा था। जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी। अनीता ने आसपास देखकर खाली जगहों में जाकर धीमी आवाज़ में सब बताया। नीरज बोला, हाँ पायल अब बिल्कुल ठीक है। जब टॉनी आएगा आप मुझे फ़ोन पर बता देना। मैं आपको एक नंबर सेंड कर दूंगा, आप उससे सीधा बात कर लीजिएगा। नंबर इंस्पेक्टर समीर का है, वो मेरा फ्रेंड है और ये केस वही हैंडल कर रहा है। मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज ने फ़ोन बंद करके समीर को फ़ोन किया। यार क्या हाल है? मेरा तो ठीक है, तू सुना? इतने दिन हुए कोई खबर नहीं। भाभी तो ठीक है ना? समीर बोला, हाँ आप ठीक है। केस का क्या हुआ? कुछ खबर मिली टॉनी की? नहीं, साला बड़ा ही शातिर है, कुछ पता नहीं चल रहा। साला कहाँ छुप बैठा है? समीर ने गुस्से से कहा। मेरी अभी अनीता से बात हुई, वो कह रही थी कि टॉनी मंडे से कॉलेज आएगा। मैंने अनीता को तेरा नंबर दे दिया, तुम्हें उसका नंबर भेज दूंगा। तुम दोनों आपस में सीधे बात कर लेना। वैसे एक बात कहूँ, अनीता दिखने में भी सुंदर है और कुंवारी भी है। देख लेना ट्राई करके, शायद इस बार सच्चा प्यार मिल जाए। सच्चा प्यार का तो पता नहीं, बस तेरा केस सॉल्व हो जाए। अच्छा नंबर भेज, मैं खुद बात करके देखता हूँ, समीर बोला। नीरज ने दोनों को एक दूसरे का नंबर भेज दिया। घर पर पायल काम करके फ्री हुई तो बेल बजी। उसने सोचा नीरज जल्दी आ गया, पर जब डोर खोला तो रिया थी। ओ रिया, तुम हो? कैसी हो? अकेले आई हो क्या? लगता है नीरज भैया का इंतजार हो रहा है। हम भी पागल हैं, कॉलेज से जल्दी फ्री हुए तो सोचा चलो अपनी भाभी से मिल आए, मगर भाभी को तो भैया के सिवा और किसी की जरूरत ही नहीं। रिया ने पायल को छेड़ते हुए कहा। नहीं पगली, वो इस वक्त कहाँ आते हैं, वो तो शाम तक आते हैं। और तू सुना, घर पर सब ठीक है? पायल ने सफाई दी। अरे रहने दो, आपके चेहरे पे साफ लिखा है नीरज जी क्यों नहीं आए, हा हा हा, कहकर रिया हंसने लगी। पायल ने उसे प्यार से थप्पड़ लगाया और बोली, बड़ी आई चेहरा पड़ने वाली। अच्छा तू बैठ, मैं नहा कर आती हूँ, फिर चाय बना लेंगे। भाभी आप कह रही थी कि मुझे पढ़ाएंगी, मुफ्त की ट्यूशन लेने आई हूँ। ऐसा कीजिए आप नहा लो, चाय मैं बनाती हूँ। आप मुझे बस किचन बता दीजिए कहाँ है, रिया ने पूछा। पायल उसे बताकर नहाने चली गई। वो नहाकर आई, तब तक रिया ने चाय बना ली थी। दोनों ने चाय पीते पीते खूब गप्पे मारी। फिर रिया अपनी किताबें निकालकर पायल से कुछ कुछ पूछने लगी। इसी बीच रिया को माँ का फ़ोन आया और पायल को नीरज का फ़ोन आया। दोनों को पढ़ाई में पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। वो तो जब नीरज घर आया तब उन्हें ध्यान आया कि इतना समय हो गया। तब रिया बोली, ओ इतना टाइम हो गया, अब मैं चलती हूँ।
अब भैया आ गए हैं, लो भैया संभालो अपनी पत्नी को। रिया ने पायल का हाथ नीरज को पकड़ाते हुए कहा। ठीक है, चल पहले तुझे घर छोड़ आऊँ। पायल मैं इसे छोड़कर आता हूँ, तुम डोर ध्यान से खोलना, नीरज ने पायल को कहा। अरे भैया मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, आप भाभी के पास रहिए, मैं चली जाऊँगी, बचपन से इन्हीं गलियों में पली बड़ी हूँ। अच्छा भाभी चलती हूँ, कल फिर आऊँगी, रिया बोली। दोनों बात करते करते बाहर आ गए। पायल ने दरवाज़ा लगा लिया था। नीरज ने रिया से कहा, थैंक यू, तुम मेरे एक कहने पे आ गई, मुझे उसे अकेला छोड़कर चिंता लगी रहती है। भैया बहन भी कहते हो और थैंक यू भी कहते हो, बात हजम नहीं हुई, मेरी भी तो भाभी है, इसमें क्या बात है। माँ को पहले ही कह दिया था भाभी के सामने फ़ोन करके, और हमने ऐसा जताया कि उन्हें बिना बताए आई हूँ। आप बेफिक्र रहे, जितना दिन कहोगे आ जाऊँगी। मैंने भाभी से कहा है मैं पढ़ने आई हूँ, उन्हें पता नहीं चलेगा, रिया ने कहा। पायल ने दरवाज़ा बंद तो कर दिया था, पर वो खिड़की पर खड़े होकर उन्हें जाते हुए देखना चाहती थी। उसने उनकी सारी बातें सुन ली। नीरज उसके लिए कितना सोचता है, ये सोचकर उसकी आंखें भर आई। रिया को भेजकर नीरज अंदर आ गया। पायल ने भी नीरज को पता नहीं लगने दिया कि उसे पता चल गया है। वो रिया के बारे में बात करती रही। शेखर का घर। रिया ने घर पहुंचकर पायल को फ़ोन किया। भाभी मैं घर पहुंच गई, ठीक है कल टाइम पर आ जाऊंगी। माँ को रिया ने सारी बातें बताई। माँ बोली, नीरज बहुत फिक्र करता है पायल की। माँ एक काम वाली का पता किया है, कल पायल के घर भेज दूंगी, तुम बता देना। शेखर घर आया तो उसने बताया, माँ मुझे एक हफ्ते के लिए काम से बाहर जाना है, कल जाना है, नीरज के शहर जाना है, इस बार वहाँ की कोई जगह को देखना है। अच्छा बेटा कल कितने बजे जाना है, मैं पैकिंग कर देती हूँ। कल सुबह ही निकलना है, हाँ पैकिंग कर दो। शेखर का काम ही ऐसा था, वो सर्वे विभाग में था तो उसे कई बार वहाँ आना जाना पड़ता था। शेखर ने नीरज को फ़ोन किया, तुम्हारे शहर जा रहा हूँ कल एक हफ्ते के लिए, कुछ लेना तो नहीं वहाँ से? नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, हाँ तुम्हें ज़रूरत पड़े तो बता देना, बहुत जानकारी है वहाँ। रोहन को तो जानते ही हो, फिर पायल की फैमिली भी है। पायल ने उसकी बातें सुनी तो नीरज से फ़ोन लिया। तुम ठहरोगे कहाँ? ऐसा करना चुपचाप मेरे घर चले जाना, पंकज सब संभाल लेगा। नहीं दफ्तर की तरफ से होटल में ठहराया गया है, मेरे साथ एक और अफसर भी है, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे घर वो आऊँगा। फ़ोन रखने ही वाला था कि रिया ने फ़ोन ले लिया। बोली, भाभी माँ कह रही थी कि कोई बाई से बात हुई है, वो कल आपके शहर आएगी। फिर फ़ोन शेखर को देते हुए बोली, ये लो अब काट दो। फ़ोन रखकर शेखर माँ के साथ पैकिंग करने लगा। फिर उसने माँ को पायल से हुई बात बताई। माँ बोली, ठीक ही तो है, उसके घर जरूर जाना, और हाँ पिछली बार खाली हाथ गए थे, इस बार कुछ ले जाना, कोई फल या मिठाई ले जाना। अनीता का घर। अनीता ने समीर को फ़ोन किया। हेलो इंस्पेक्टर, वो मैं पायल की फ्रेंड अनीता बोल रही हूँ, पहचाना मुझे? हाँ जी पहचान लिया, बताइए कोई खबर है टॉनी की? समीर ने पूछा। जी हाँ, वही बताने को फ़ोन किया, वो शायद कल आएगा, क्योंकि उसके अटेंडेंस शॉर्ट का नोटिस भेजा था हमने, तो उसके पापा ने कहा कि वो कल आ जाएगा। उसके पापा मशहूर बिल्डर हैं, बाप के पैसों ने ही बिगाड़ कर रखा है उसे। आप मुझे अपनी कोई फ़ोटो दे दीजिए, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, सूरत देख लूँ, समीर ने मजाक करते हुए कहा। जी आप क्या कह रहे हैं? अगर पुलिस वाले ही ऐसा करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? अनीता बोली। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, फ़ोटो तो इसलिए मांग रहा हूँ कल कॉलेज आऊँ तो आपको ढूंढना न पड़े। मैं भी अपनी फ़ोटो भेज देता हूँ, सिविल ड्रेस में ही आएंगे हम, समीर ने समझाया। अनीता ने फ़ोन बंद करने के बाद व्हाट्सएप पर समीर के नंबर पर अपनी फ़ोटो भेज दी। उसी वक्त समीर की फ़ोटो भी आ गई। साथ के साथ समीर का मैसेज आ गया, वाकई जितनी सुंदर आवाज़ है उतनी ही सुंदर खुद आप हैं। उसका मैसेज देखकर अनीता ने भी मजाक में लिखा, सच में आप भी बिल्कुल अपनी आवाज़ के जैसे हैं, बेकार। तभी समीर ने मैसेज दिया, देखिए इस तरह दिल तो न तोड़िए, इतने भी बुरे नहीं हैं हम। अनीता ने लिखा, क्या करें, हम भी झूठ नहीं बोल सकते। समीर के पास कोई आ गया तो उसने फ़ोन रख दिया। अनीता ने सोचा कि वो नाराज़ हो गया तो उसने फिर मैसेज में लिखा, मैं तो मजाक कर रही थी, बहुत हैंडसम हैं आप, मैंने आज तक आपसे हैंडसम बंदा नहीं देखा। अनीता वेट कर रही थी। फिर करीब आधे घंटे बाद मैसेज आया, सॉरी बिजी हो गया था, तारीफ के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं। अगले दिन समीर अनीता के कॉलेज पहुंच गया। वो टॉनी को हर हाल में पकड़ना चाहता था। समीर ने अनीता को मैसेज किया। अनीता बाहर आ गई। समीर को बताया कि वो लेफ्ट साइड की क्लास में है। समीर ने सुनकर कहा, ठीक है अब आप जाइए, कहीं वो आपको मेरे साथ देख न ले। अनीता जल्दी से वापस चली गई। समीर ने अपने साथियों को
लेफ्ट साइड की क्लास के बाहर आने को कहा। उन्होंने क्लास को घेर लिया। समीर अंदर आ गया। क्लास चल रही थी। प्रोफेसर से बात करके समीर ने टॉनी को बाहर बुलाया। टॉनी को कुछ शक हो गया। वो खिड़की से कूद गया। समीर भी उसके पीछे पीछे कूद पड़ा। टॉनी बहुत इधर उधर भागा। आखिरकार समीर ने उसे पकड़ ही लिया। नीरज हॉस्पिटल में मरीज चेक कर रहा था जब समीर का फ़ोन आया। हेलो नीरज, टॉनी को पकड़ लिया है। पहचान के लिए पायल को आना होगा। किस दिन आना है? मैं बता दूंगा। नीरज के मन में से एक डर था, वो निकल गया। उसे शांति सी मिली। उसने पायल को फ़ोन किया। क्या कर रही हो? वो बाई आ गई क्या? हाँ, बाई आ गई है। बात हो गई। उसने 2000 मांग रही थी, मैंने 1500 में रखी है। ठीक है ना? ठीक है। अब तुम्हें काम भी कम करना पड़ेगा। एक बात और बताऊं, समीर ने आज टॉनी को पकड़ लिया अनीता की हेल्प से। अब मेरी दोनों टेंशन खत्म हो गई है। शेखर को लेने टैक्सी सुबह ही आ गई थी। उसमें उसका सहकर्मी सुनील भी था। वो 1.5 घंटे में पहुंच गए। उन्होंने होटल में सामान रखा और साइड देखने निकल गए। दोपहर के 2 बजे वो फ्री हुए। उन्होंने होटल वापस आकर खाना खाया, फिर अपने कमरे में चल दिए। तब शेखर ने सुनील से कहा, मुझे किसी से मिलने जाना है, मैं होकर आता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन कर देना। उसने पायल के घर मायके आकर बेल बजाई। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खुला। पिंकी थी सामने। ओ शेखर जी, आप आइए आइए। आज अचानक? शेखर ने अंदर आते हुए कहा। वो ऑफिस के काम से यहाँ आया था। पायल ने कहा था कि घर जरूर जाना, सो आया हूँ। आपने गेट क्यों खोला? कोई और नहीं है क्या? पिंकी की बेसाखी के सहारे चलते देख उसने कहा। हाँ, भैया और पापा काम पर गए हैं और माँ यहीं पड़ोस में शादी में गई है। आप बैठिए। शेखर को अजीब लग रहा था। पिंकी पानी लाने गई तो उसने जाकर खुद ले लिया और बोला, आप बैठ जाइएगा, मैं खुद ले लूँगा। अरे कोई बात नहीं, अब तो बहुत ठीक हूँ मैं। वो तो डॉक्टर ने प्लास्टर नहीं उतारा, नहीं तो मुझे कोई मरीज कह ही नहीं सकता। आप बैठिए, मैं चाय रखती हूँ, पिंकी ने कहा। नहीं नहीं, रहने दीजिए। चाय की क्या ज़रूरत है? असल में मुझे ज़रूरत है। मैं कब से बनाने की सोच रही थी। ठीक है, फिर मैं बना देता हूँ। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे पायल मार डालेगी। अगर उसे पता चला तो उसे बताएगा कौन? कहकर शेखर किचन में चाय बनाने लगा। फिर पिंकी से पूछा, वैसे खाना खा लिया आपने? सच बोलूँ तो नहीं, अकेले मन ही नहीं किया कुछ खाने का। खाना तो माँ बना कर गई है। राजमा चावल है, अगर आप खाएंगे तो मैं भी खा लूँगी। ये भी ठीक है, राजमा चावल को कैसे मना कर सकता हूँ। वैसे मैंने खाना खा लिया था, आपकी कंपनी के लिए थोड़ा खा लूँगा। चाय गैस पर रख के उसने एक थाली में राजमा चावल डाले और डाइनिंग टेबल पर रख दिए। पहले ये खा लो, फिर चाय भी पी लेना। फिर थोड़े से उसने खुद के लिए भी डाले और खाने लगा। किसी को कोई ऐतराज़ तो नहीं होगा? असल में मुझे घर में रिया और माँ के साथ रहने की आदत है, सो इतना फ्रैंक हो गया। नहीं नहीं, आप कोई गैर थोड़े हैं जो कोई ऐतराज़ करेगा, पिंकी बोली। दोनों ने खाना खाया, फिर चाय पी। इस दौरान पिंकी ने माँ को फ़ोन किया। माँ, वो शेखर आए हैं। अच्छा, उन्हें चाय पानी पिलाओ। चाय तो उन्होंने खुद बना के उल्टा मुझे भी पिला दी। आप कब तक आओगे? उन्होंने जाना था। अच्छा चल, मैं जल्दी से शगुन दे कर आती हूँ, रोक लेना उन्हें, माँ बोली। पिंकी ने शेखर को बताया, माँ आ रही है, आप थोड़ी देर तक और रुक जाइए। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? शेखर ने पूछा। महीना होने को आया, घर पर हूँ। हाँ, पर फ्रेंड्स आ जाती है, मिल जाती है, साथ में नोट्स भी दे जाती है। मैं बैठी बैठी पढ़ लेती हूँ। और आप सुनाओ, आप किस काम से आए हमारे शहर में? वो कुछ ज़मीनें हैं, उनका सर्वे करना है, शेखर बोला। आप भी ठीक होकर हमारे शहर ज़रूर आइएगा। हाँ हाँ ज़रूर। अगर मेरी टांग न टूटी होती तो कब की दीदी के पास चली जाती। 1 साल बाद मिली थी और ये हो गया। आपको पता है, आप लोगों ने दीदी को एकदम बदल दिया। वो पहले बस रौब मारना जानती थी, हंसकर बात करना तो सीखा ही नहीं था उसने। नीरज जीजू भी पता नहीं कैसे टाइम काटते थे उसके साथ, पर आपके वहाँ से आने के बाद वो नॉर्मल इंसान बन गई। सबके साथ हंसती बातें करती है, के काम भी करने लगी है, पिंकी बोलती चली गई। शेखर एकटक पिंकी को देखे जा रहा था। उसे पिंकी में पायल की झलक दिखी। वो पिंकी से बिल्कुल अलग थी। पायल शांत झील सी और पिंकी कलकल बहती नदियाँ। शेखर न चाहते हुए भी उसकी ओर खींचा जा रहा था। पिंकी ने उसे भी खुद को देखा तो उसने इशारों में पूछा कि क्या हुआ। शेखर ने उसी तरह देखते हुए सिर हिला दिया। कुछ नहीं, पिंकी अपनी सुनाई जा रही थी, कुछ कॉलेज की, कुछ फ्रेंड्स की। शेखर चुप बैठे सुन रहा था। कभी कभी बीच में हंस पड़ता,
तभी पिंकी की माँ आ गई। वो भी शेखर से मिलकर बहुत खुश हुई। कुछ देर बैठकर शेखर चला गया। उसने पिंकी से फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए और फिर आने के लिए कहकर चला गया। पिंकी ने माँ को सारी बातें बताई। माँ अपनी बेटी की बातें सुनकर हंसती रही। शेखर ने पहुंचकर पिंकी को मैसेज कर दिया। उसने फ़ोन रखा ही था कि फ़ोन बजने लगा। उसे लगा पिंकी होगी। उसने बिना नंबर देखे फ़ोन उठा लिया। हेलो शेखर, मैं नीरज बोल रहा हूँ। ओ नीरज, तुम? मैं समझा। और सुनाओ, कैसे याद किया? अच्छा जी, और किसके फ़ोन का वेट कर रहे थे? चल छोड़, मैंने तो ये बताने को फ़ोन किया कि टॉनी पकड़ा गया है। अब चिंता की बात नहीं है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। और बताओ, घर में सब ठीक है? पायल भाभी तो अब बहुत खुश होगी। हाँ, वो भी ठीक है। बाकी रिया रोज़ आ जाती है उसके पास। माँ भी ठीक है। तुम घर गए थे, वहाँ कैसे हैं सब? कल गया था, आंटी और पिंकी से मिला था। ठीक है सब, मौका मिला तो फिर जाऊंगा। चल ठीक है, ध्यान रखना। नीरज घर आया तो रिया वहीं थी। नीरज के आते ही वो चल गई। पायल अब बहुत खुश रहती थी। उसे किसी बात की फिक्र नहीं थी। वक्त बीतता गया। एक दिन नीरज काम से घर आया तो उसने कहा, पायल, मैंने दोबारा वहीं ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया है। हम वहीं अपने घर चलेंगे। पायल भी खुश हो गई क्योंकि वहाँ उसका पूरा परिवार जो था। मैं भी तुम्हें खुशखबरी देने वाली थी नीरज, आई एम प्रेग्नेंट। नीरज पहले तो उसको देखता ही रहा, फिर उसने उसे गले लगा लिया। दोनों खुश थे। नीरज ने सोच लिया था कि इस बार पायल का पूरा ध्यान रखेगा। पिंकी और शेखर की दोस्ती बहुत बढ़ गई थी। जब भी कोई बात होती तो वो एक दूसरे को शेयर करते। सबको समझ आ रहा था कि उनमें प्यार है, पर वो मानते ही नहीं थे। वो कहते कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं। तब पायल और नीरज ने एक प्लान बनाया। पायल माँ के घर गई। जब पिंकी चाय बनाने गई तो तब उन्होंने बाकियों को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। पायल बोली, पापा, नीरज का दोस्त है ना वो रोहन। नीरज कह रही थी कि अगर हम रोहन का रिश्ता पिंकी से करवा दे। बेटी, बात तो ठीक है, हम उसे जानते हैं, लड़का भी अच्छा है, पर क्या वो अपनी पिंकी को पसंद करेगा? हाँ पापा, मैंने उससे बात की थी। अपनी पिंकी पसंद है उसे, नीरज बोला। को वो जानबूझकर जोर से बोल रहे थे ताकि पिंकी सुन ले। पिंकी ने सुन लिया और शेखर को मैसेज कर दिया। शेखर ऑफिस में था। मैसेज देखते ही उसके होश उड़ गए। उसने मैसेज किया, देख लो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। पिंकी, तो क्या मैं हाँ कर दूँ? शेखर, मैंने कहा ना, जैसा तेरा दिल कहे वो कर। पिंकी, मैंने ही फैसला करना था तो तुझसे क्यों पूछती? शेखर, देख, रोहन अच्छा लड़का है। हाँ, अगर तुझे कोई और पसंद है तो उससे कह दे। पिंकी, तुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेखर, पड़ता भी तो तुझे क्या, तू अपना देख। क्या करने लगी पिंकी? चाय को इतना टाइम लगा दिया। ला, मैं डालती हूँ, तू जा, सब तुझे बुला रहे हैं, माँ ने आकर कहा। पिंकी लिविंग रूम में आ गई। अब उसे तो पता था कि वो शेखर को चाहती है, पर शेखर ने उसे कभी कुछ कहा नहीं। उसके कमरे में आते ही पायल ने पूछा, पिंकी, तुझे रोहन पसंद है? उसे तो तू पसंद है। दीदी, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ? इसमें चिंता की बात नहीं है। रोहन भी इसी शहर में है और उसे तेरे पढ़ने पर कोई एतराज़ भी नहीं। तू शादी की बात पढ़ लेना, नीरज बोला। मुझे कुछ वक्त दो, सोच कर बताऊंगी। पिंकी बोली, ठीक है, सोच लो, पर ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। मेरा मतलब तुम्हें जल्दी नहीं, रोहन को तो है, पायल बोली। फिर पिंकी के वहाँ से जाने के बाद सब हंस पड़े। पायल धीरे से बोली, पापा, अब देखना दोनों कैसे भागते हैं आगे पीछे। नीरज को शेखर का फ़ोन आया। नीरज ने हंसते हुए स्क्रीन सबको दिखाया और बोला, ये लो, देखा मेरी दवाई का असर। फिर सब चुप हो गए और नीरज बोला, हेलो शेखर, क्या बात है, आज कैसे याद किया? यार, वो पिंकी कह रही थी कि तुम उसकी शादी की बात कर रही हो उस रोहन से। मुझे तो वो बंदा पसंद नहीं, कितनी तो शराब पीता है। तुम ऐसे बंदे को पिंकी को कैसे सौंप सकते हो? कमाल है, तुम्हें पता नहीं रोहन ने कब से शराब छोड़ दी और पिंकी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वैसे तुम्हें इस बात से क्यों फ़र्क पड़ता है? रोहन और पिंकी के बीच की बात है। पिंकी लड़की है, वो क्या बोलेगी बेचारी? तुम सब मिलकर उस पर दबाव डालोगे तो हाँ ही करेगी बेचारी। वाह जनाब, तुम वकालत क्यों नहीं कर लेते? पक्ष बहुत अच्छा रख लेते हो। अब अगर बेचारी की शादी रोहन से न करे तो किसी न किसी से तो करनी ही पड़ेगी। फ़ोन का स्पीकर ऑन था। सब सुन रहे थे और अपनी हंसी रोके बैठी थी। शेखर ने कहा, किसी न किसी से करने का क्या मतलब? तुम्हारे और भी अच्छे फ्रेंड हैं, उनमें देख लो। ये बात भी है, मेरे कई दोस्त हैं। अच्छा, वो केशव कैसा रहेगा, या फिर वो रमन?
तुम इतनी दूर के रिश्ते देख रहे हो, कोई नज़दीक का देखो, कोई अपना सा। अब मुझे तो कोई और याद नहीं आ रहा, तुम ही बता दो कोई। अब मैं क्या कहूँ, तुम्हें खुद सोचना चाहिए। पिंकी अपने कमरे में परेशान थी। वो शेखर से प्यार करती थी, किसी और से शादी कैसे कर ले। कहने को तो वो कह दे कि वो शेखर को चाहती है और रोहन से शादी नहीं कर सकती, पर अगर शेखर ने ही ना कर दी तो वो इसी उधेड़-बुन में फंसी थी कि पायल आ जाती है। क्या कर रही हो पिंकी? कुछ भी तो नहीं दीदी। देख पिंकी, मैं तुझे फोर्स नहीं कर रही हूँ, बस बताना चाहती हूँ कि रोहन अच्छा लड़का है और नीरज का दोस्त भी। वो तुझे बहुत खुश रखेगा। अगर कभी लड़ेगा भी तो हम उसे संभाल लेंगे। जानती हूँ दीदी, पर वो मुझसे उम्र में बड़ा है। बड़ा है? अरे 4 साल का क्या होता है, मैं भी तो तुझसे 4 साल बड़ी हूँ। और फिर नीरज और शेखर भी तो तुमसे 4 साल बड़े हैं। उनसे तो तुम्हारी खूब बनती है। देखो लड़के 1-2 साल बड़े ही होने चाहिए। अब मैं और नीरज एक उम्र के ही हैं तो हमारे झगड़े ज़्यादा होते हैं। अगर वो मुझसे बड़ा होता तो शायद कुछ फ़र्क होता। बाकी अगर तुझे कोई और पसंद है तो बता दे, पायल ने समझाया। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अजीब सा लग रहा है आप लोग एकदम से मेरी शादी के पीछे पड़ गए। नहीं, एकदम से नहीं, असल में रोहन के माँ बाप उसके लिए लड़की देख रहे हैं, सो इससे पहले कि वो किसी और से शादी कर ले, नीरज चाहता है कि तेरी क्यों न करा दें। अच्छा लड़का है। ठीक है दीदी, जैसा आप लोग ठीक समझे। तो फिर बात सुन, कल तेरी कॉलेज से छुट्टी है, हम रोहन को घर बुला रहे हैं, तुम दोनों बैठकर बात कर लेना, फिर बाद में बात पक्की कर देंगे। पिंकी ने असमने से हाँ तो कर दी, पर उसका दिल राजी नहीं था। उसने पायल के वहाँ से जाते ही शेखर को मैसेज किया, कल रोहन मुझे देखने आ रहा है। ओह अच्छा, शेखर का मैसेज आया। जी आप आओगे क्या? तुम्हें पसंद है? घर वालों को पसंद है, काफ़ी है। ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है, घर वालों को नहीं। तो मैं क्या कहूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो ना कर दो। ना कैसे कहूँ, अच्छा बंदा है, फिर उसमें कोई कमी भी तो नहीं है। फिर भी नीरज हॉस्पिटल चले गया। रोहन की शिफ्ट खत्म होने वाली थी तो नीरज तब तक अजय से मिलने चला गया। अजय भी ये जानकर बहुत खुश हुआ कि अब नीरज यहीं वापस आ जाएगा। वे लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे। रोहन ने नीरज को देखते ही भागकर आकर उसे गले लगा लिया और बोला, तुझे खुशखबरी देनी थी यार, मुझे भी तुझे 2-2 खुशखबरी देने हैं। अच्छा पहले तू बता, नीरज बोला। मेरे पापा सपना से मेरी शादी कराने को मान गए हैं, रोहन ने खुश होकर कहा। सच में? अब हमारे प्लान का क्या होगा? क्या तुझे खुशी नहीं हुई? कैसा प्लान? क्या प्लान? ओ नो यार, मैं बहुत खुश हूँ। प्लान के बारे में भी बताता हूँ, पहले खुशखबरी तो सुन लो। पहली तो ये कि मैं वापस यहीं आ रहा हूँ। क्या सच्ची? रोहन ने उसकी बात काटते हुए कहा। और दूसरी? दूसरी इधर आ, नीरज ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा। अरे दूर रहो, मुझे तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे, रोहन ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा। थप्पड़ मारूंगा, मेरी बात सुन, तू चाचा बनने वाला है। कुछ देर लगी रोहन को समझने में, फिर जब समझ आया तो उसने नीरज को गले लगा लिया। वाह यार, खुश कर दिया, फिर तो पार्टियां ही पार्टियां। हाँ पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। देख तू एक्टिंग अच्छी कर लेता है, मैं जानता हूँ, बस वही करना है। फिर उसने रोहन को सारी बात समझाई। रोहन सुनकर बहुत खुश हुआ। यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा। एक बात कहूँ, अगर स्टोरी में रियल रंग डालना है तो सुनो, रोहन ने नीरज के कान में अपना आइडिया बताया। रोहन की बात सुनकर नीरज बोला, मज़ा डबल हो जाएगा, हा हा हा। दोनों खूब हंसे। रोहन उनके घर सही समय पर पहुंच गया। सब उसी के आने की तैयारी में लगे थे। रोहन के आते ही सब उसकी खातिरदारी में लग गए। रोहन बोला, देखिए मैं नीरज जैसा ही हूँ, इस तरह फॉर्मेलिटी मत कीजिए। नहीं बेटा, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, नीरज के दोस्त हो तो तुम्हारी इतनी तो खातिरदारी बनती है, पापा बोले। वो कहते हैं ना, बकरे को हलाल करने से पहले कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है। नीरज ने उसके पास होकर धीरे से बोला। वो लोग बैठे बातें कर रहे थे। बैल बजी। पायल खोलने गई तो देखा शेखर आया है। वो बोली, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, मैं दफ्तर के काम से आया था तो माँ ने आपके यहाँ भेज दिया। ये अचार देने को कहा है, शेखर बोले जा रहा था। अचार? वो तो तुम मेरे घर ले आते, यहाँ क्यों? नहीं, ये गाजर गोभी का अचार माँ ने यहाँ के लिए भेजा है, तुम्हें जब तुम वहाँ जाओगी तब दे आऊँगा। अब अंदर आ जाऊँ? अरे हाँ हाँ आओ। कौन है? पायल, अंदर से पापा ने पूछा। पापा शेखर आया है। शेखर?
सब एक साथ बोले। हाँ, वो अचार देने आया है, पायल ने इशारा करते हुए कहा। ओ अच्छा, अचार लेकर आया है। माँ सुना आपने, ये अचार लेके आए हैं, पंकज बोला। नीरज ने रोहन को इशारा किया। रोहन ने शेखर के अंदर आते ही उससे कहा, ओ हेलो शेखर, बहुत दिनों बाद मिले, और क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? शेखर ने ऐसा जताया मानो उसे कुछ पता ही न हो। तुम्हें पिंकी ने नहीं बताया? मैंने बताया था ना कि रोहन से पिंकी की रिश्ते की बात चल रही है। आज ये पिंकी से मिलने आया है। तुम कहो, तुम्हें ये रिश्ता कैसा लगा? पिंकी से पूछो, मुझे क्या पता, शेखर ने जवाब दिया। इतने में पिंकी आ गई। नमस्ते कहकर वो बैठ गई। उसे रोहन के साथ बिठा दिया। शेखर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पिंकी ने शेखर की तरफ देखा। शेखर उदास था। पिंकी उसे देखकर मन ही मन उससे कही जा रही थी, शेखर रोक लो इस सब को, कह दो कि तुम मुझे चाहते हो। सब आपस में बातें करते रहे, कुछ रोहन के बारे में, कुछ पिंकी के बारे में। समय यूं ही बीतता रहा। कितनी प्यारी जोड़ी है, नज़र न लगे, माँ ने उनकी बलाएं लेते हुए कहा। अच्छा तुम दोनों आपस में बात कर लो, जो कुछ पूछना है पूछ लो, हम बाहर जाते हैं। मुझे कुछ नहीं पूछना, पिंकी बोली। मुझे भी कुछ नहीं पूछना, मुझे पिंकी पसंद है, रोहन बोला। अरे ऐसे कैसे, पहले इसे तो पूछो कि तुम इसे पसंद हो या नहीं, शेखर बोला। पिंकी तुम ही बताओ, तुम्हें रोहन कैसे लगा, नीरज ने पूछा। पिंकी शेखर की तरफ देखने लगी। शेखर को लग रहा था कि उसकी जान निकल जाएगी। उसकी धड़कन तेज हो गई और टेंशन की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिल तो कर रहा था ये सब रोक दे, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी डोरबेल बजी। नीरज ने रोहन को देखा। उसने भी नीरज को देखकर गुड का इशारा किया। पंकज ने दरवाज़ा खोला। कोई सुंदर सी लड़की थी। वो पंकज को धकेलते हुए सीधे लिविंग रूम में आ गई, जहाँ सब बैठे थे। साक्षी, तुम यहाँ कैसे? क्यों, तुमने क्या सोचा? अगर तुम नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मुझसे प्यार के वादे करके तुम इससे शादी करने चले। अभी कुछ दिन पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप मुझे बहू बनाने के लिए तैयार हैं। वो सब झूठ था क्या? अपना 5 साल का प्यार, वो भी झूठ था क्या? रोहन, ये सब क्या है? कौन है ये? और तुम पिंकी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? धोखेबाज। शेखर को गुस्सा आया। उसने रोहन का कॉलर पकड़कर कहा, इससे क्या पूछते हो? नीरज से पूछो। नीरज, तुम भी तो 5 सालों से हमारे साथ हो, तुम्हें भी तो सब पता था, फिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? साक्षी ने कहा। शेखर अब रोहन को छोड़कर नीरज के पास आ गया। नीरज तुम भी? अरे यार, मैं तुम्हें इतना अच्छा बंदा समझता था, तुम पिंकी के साथ ऐसा करोगे सोचा भी नहीं था। हाँ, मैं पिंकी मेरी साली है, मेरी बहन ही है समझो। मुझे जो उसके लिए ठीक लगेगा मैं करूँगा। हम पिंकी के साथ जो भी कर रहे हैं हमारी मर्जी, तुम्हें इससे क्या? हमने तुम्हारी राय पूछ ली तो क्या तुम्हें ये हक दे दिया कि तुम पिंकी के मामले में कुछ बोलो और इस तरह बर्ताव करो? तुम होते कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाली? लगती क्या है पिंकी तुम्हारी? नीरज को सच में शेखर पर गुस्सा आ गया। उसने सारा गुस्सा निकाल दिया। मेरे होते हुए पिंकी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं चुप था तो सिर्फ पिंकी के लिए, पर अब और नहीं। तुम जानना चाहते हो ना पिंकी मेरी क्या लगती? पिंकी मेरा प्यार है, मेरी ज़िंदगी है। मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। शेखर ने सब कुछ एक ही साथ बोल दिया। नीरज एक गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठ गया। सभी शांत थे, सबके चेहरे पे हंसी थी। सब एक साथ बोले, अरे इतनी सी बात पहले नहीं बोल सकते थे? सब हंस रहे थे। रोहन ने साक्षी को गले लगाते हुए कहा, यार तुम्हारा रिश्ता बनाते बनाते मेरा अपना रिश्ता टूट जाना था। नीरज, बहुत मुश्किल है यार दोस्ती निभानी, हा हा हा। शेखर और पिंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पायल बोली, पिंकी अब तू कुछ बोल। शेखर ने तो कह दिया कि तू उसकी ज़िंदगी है, अब तेरा क्या कहना है? मुझे भी शेखर पसंद है, पिंकी ने शर्माते हुए कहा। अरे तुम दोनों भी पागल हो, हम सबको पता लग गया था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, पर तुम मानने को तैयार ही नहीं थे, तो ये सारा चक्कर चलाना पड़ा, नीरज ने हंसते हुए कहा। नीरज, एक तुम थे कि मेरे आगे पीछे घूम घूम कर सबको बताते थे कि मैं पायल से प्यार करता हूँ। एक ये दोनों हैं जो कि एक दूसरे को बताने से भी डरते हैं, पायल बोली। शेखर पिंकी को देखकर मुस्कुराया। पायल, रोहन तक तो ठीक था, ये साक्षी को किसने बुलाया? ये तुम रोहन से पूछो, ये इसका प्लान था। इसने एक तीर से 2 शिकार किए, एक तो शेखर को सेट किया और दूसरा ये भी जान गया कि साक्षी इसे कितना चाहती है। नीरज ने हंसते हुए कहा। साक्षी बोली, क्या रोहन? अरुण को तुमने कहा था मुझे बताने को। मैंने सोचा कि बहुत हमदर्द है मेरा, उसे तो कल जाकर बताऊंगी।
शेखर इतनी सी बात बोल देते तो हमें इतना ड्रामा न करना पड़ता, रोहन बोला। शेखर बोला, मैं तो कह देता, बस पिंकी का पता नहीं था। चलो अब छोड़ो ये सब, अंत भला तो सब भला, ये लो मुंह मीठा करो। अब आप सब ध्यान से सुन लो, जल्द ही मेरी और साक्षी की सगाई है। आप सबको पहले ही बता रहा हूँ, सबको आना है। रोहन ने खड़े होकर सबसे कहा। शेखर ने बधाई देते हुए कहा, सॉरी रोहन, मैंने तुम्हारा कॉलर पकड़ा और तुम्हें भला बुरा कहा। और नीरज तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मुझे सारी ज़िंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा किया। ये दिन हर साल याद करना अपनी एनिवर्सरी पर कि तेरे लिए हमने तुझसे ही गाली खाई। अगर आज तू न बोलता ना तो सच में मैंने पिंकी की शादी रोहन से नहीं मगर किसी और से करा देनी थी, नीरज बोला। पिंकी ने नीरज से कहा, थैंक यू जीजू, आपने जो किया उसके लिए। सच में मैं तो सोचने लगी थी कि मैं इस आदमी के साथ उम्र कैसे गुजारूंगी। क्यों, क्या मैं इतना बुरा हूँ? रोहन बोला। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बहुत देर तक इसी तरह हंसी मजाक चलता रहा। रोहन और साक्षी पहले ही चले गए थे। शेखर भी सबसे विदा लेकर जाने लगा तो पायल बोली, तुम तो दफ्तर के काम से आए थे ना? नहीं, वो मैंने झूठ बोला था, मैं यहीं आया था। पिंकी ने मैसेज करके बताया था कि आज रोहन आ रहा है। शेखर थोड़ा शर्माते हुए बोला, शेखर आज यहीं रुक जाओ, कल हमारे साथ ही चलना, हमें भी तो वापस जाना है। नीरज बोला तो शेखर मान गया। रात की चाय और खाना खाने के बाद पिंकी ने कहा, पायल दी, आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए थैंक्स, नहीं तो ये होता ही नहीं। अरे मैंने कुछ नहीं किया, सब तेरे जीजू का कमाल है, सारा प्लान इनका ही था, मैं तो बस साइड किक थी। पिंकी ने नीरज को थैंक्स किया पर नीरज पायल की बातों में खोया था। उसे वो दिन याद आ रहा था जब पायल जरा जरा सी बात पर लड़ने लगती थी। उस वक्त उसे लगता था कि ज़िंदगी कितनी बेकार है। वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि तलाक की नौबत भी आ गई। तभी शेखर ने उसे हिलाया, नीरज कहाँ खो गए हो? ओह। कमरे में नीरज और शेखर ही अकेले रह गए थे। नीरज पुराने दिन याद करता हुआ बोला, शेखर याद है जब उस दिन तुम पायल को यहाँ लेकर आए थे? उस दिन और आज के दिन में कितना फ़र्क आ गया। ज़िंदगी भी कितने रंग बदलती है। जब ज़िंदगी में दुख आता है तो लगता है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ख़त्म ही नहीं हो रही या धीरे धीरे बीत रही है। और जब खुशी आती है तो लगता है कि ये कभी ख़त्म ही न हो, बस चलती जाए। हाँ यार, अभी कल जब मुझे पिंकी ने मैसेज किया कि रोहन उसे देखने आ रहा है तो मेरी तो मानो जान ही निकल गई। लगा था मानो ज़िंदगी ख़त्म हो गई और आज ऐसा लग रहा है मानो नई ज़िंदगी मिल गई। खुशी संभाले नहीं संभल रही। माँ और रिया को फ़ोन पे बताने लगा था पर सोचा घर जाकर बताऊंगा। उनके चेहरे पे जो खुशी होगी वो फ़ोन पे नहीं दिखती, शेखर बोला। नीरज और शेखर पंकज के कमरे में सोने चले गए। पिंकी और पायल पिंकी के कमरे में सोए थे। पायल ने नीरज को गले लगाते हुए कहा, नीरज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम जैसा पति मिला। जो तुमने पिंकी के लिए किया उसके लिए शुक्रिया। कमाल है, अपना भी कहती हूँ और शुक्रिया भी करती हूँ। चलो अब सो जाओ, ज़्यादा देर जागना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कल सुबह जल्दी निकलना है भी है। अगले दिन वो वापस आ गए। उन्होंने पहले शेखर को ऑफिस छोड़ा, फिर नीरज पायल को घर छोड़कर हॉस्पिटल निकल गया। नीरज का ट्रांसफ़र मंजूर हो गया था। वो अपने मरीजों को देख रहा था कि उसका फ़ोन बजा। हेलो समीर, बहुत दिनों बाद याद आई है। बस यार काम से बिजी था, आज भी तुम्हें काम से ही फ़ोन किया है। टॉनी के केस में भाभी की गवाही लेनी है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करनी बाकी है, समीर बोला। कब आना है? अगर हम 4 दिन बाद आएंगे तो चलेगा। असल में मेरी बदली दोबारा उसी हॉस्पिटल में हो गई, सो 2 दिन में हम वहीं आ जाएंगे। पायल प्रेग्नेंट है तो बार बार आने जाने में दिक्कत है। हाँ हाँ चलेगा, नहीं दौड़ेगा। जब भी यहाँ आओगे तो आ जाना। बड़ी न्यूज़ सुनाई तुम दोनों को, बधाई। एक न्यूज़ मुझे भी देना है। इस खुशखबरी के असली हकदार वैसे तुम ही हो। मैंने और अनीता ने शादी का फैसला कर लिया है, अब शादी के लिए तैयार रहना, समीर बोला। अरे वाह, ये कब हुआ? तो जनाब यहाँ बिजी थे और मुझे कह रहे हैं काम बहुत था। चलो कोई नहीं, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई। चल मिलते हैं फिर, नीरज बोला। पायल की बाई काम करके चली गई थी और रिया आ गई थी। पायल रिया को शेखर और पिंकी के रिश्ते का सारा किस्सा सुनाया। रिया भी हंस हंस कर पागल हो गई। बोली, भाभी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी चलती। जो मज़ा सामने देखने में आता वो सुनने में नहीं आता। कोई नहीं, अच्छा शेखर से सुनना क्या कहता है आकर। इन्होंने यहाँ तक आते आते
1 साल लगा दिया। अगर हम बीच में न पड़ते तो पता नहीं और कितना वक्त लगता। पायल बोली, सच में भाभी, भैया तो बहुत ही शर्मिले हैं, बचपन से ही ऐसे हैं। माँ भी यही कहती है। माँ से याद आया, माँ कह रही थी कि आपको जो कुछ भी खाना है उन्हें बता देना, भेज भेज देगी। माँ कह रही थी कि इस हालत में औरतों का मन कभी कुछ खाने को करता है तो कभी कुछ। आंटी से कहना, फिलहाल तो माँ ने बहुत कुछ बना के दे दिया। हाँ, इससे अलावा कुछ चाहिए हुआ तो ज़रूर कह दूँगी। और सुन, अगर तुझे भी कोई पसंद है तो मुझे बता दे, लगे हाथों तेरी भी शादी करा देंगे। पायल बोली, अरे भाभी आप भी ना, अभी तो मेरी उम्र खेलने कूदने की है, अभी शादी कैसे कर लूँ। बाकी ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। नीरज ने पायल को घर आकर बताया, समीर का फ़ोन आया। वो कह रहा था कि तुम्हें एक बार पुलिस स्टेशन जाना है। मैंने कह दिया कि हम 4 दिन में वहीं आने वाले हैं, सो फिर आ जाएंगे। वो मान गया। तुम्हें एक और बात बताऊं, समीर और अनीता की शादी तय हो गई है। क्या? समीर और अनीता? ये कैसे हो गया? तुम्हारे केस के सिलसिले में दोनों मिलते थे, बस दोनों में प्यार हो गया, अब शादी करने वाले हैं। समीर ने बताया सब कुछ। यार तुम्हारे साथ ये हादसा कितना रिश्ते जोड़ गया, हम दोनों को फिर से एक कर दिया और पिंकी और शेखर को भी एक किया और समीर और अनीता को भी इसने ही मिलाया। इस लिहाज से कह सकते हैं हादसे अच्छे होते हैं। हाँ हाँ, नीरज ने हंसते हुए कहा। तो जनाब मेरे हादसे का भी मजाक बना दिया। अगर मैं मर जाती। नीरज ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और बोला, इस तरह की बात सोचना भी मत। भगवान ने तुम्हें नई जिंदगी ये कहने के लिए नहीं दी, इसे सही तरीके से जियो। ये ज़िंदगी अब तुम्हारी नहीं मेरी है, इस पर अब सिर्फ मेरा हक है, समझी? कहकर नीरज ने पायल को गले लगा लिया। उसका तबादला हो गया था, उसे इसी हफ्ते बाद ज्वाइन करना था। उन्होंने पैकिंग तकरीबन कर ली थी। वो दोपहर को शेखर के घर गए। रिया और माँ घर पर ही थी। उन्होंने सारा दिन वहीं उनके साथ बिताया। माँ ने पायल के पसंद का खाना बनाया था। सब एक साथ बैठे। तब नीरज बोला, माँ वैसे तो शेखर ने आपको बता ही दिया होगा, उसने पिंकी को अपना जीवन साथी चुना है, पर पिंकी की ओर से हम आपको बताना चाहते हैं, पिंकी से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बेटा, चिंता की क्या बात है, मुझे तुम सब पर विश्वास है। पिंकी मुझे भी पसंद है, बिल्कुल पायल की परछाई है। सच में जब से पायल हमारी ज़िंदगी में आई है सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। कुछ दिन बाद नीरज और पायल वापस अपने शहर आ गए। दोबारा अपने घर आकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। पायल को अपने और नीरज के झगड़े याद आने लगे। उसे सब याद आ रहा था कि झगड़ा वही करती थी। वो जानबूझकर ऐसा माहौल बना देती थी। उसके अंदर अपने बच्चे के कारण नीरज के प्रति नफरत पैदा हो गई थी, जबकि बच्चे की मौत का कारण वो खुद थी। उसे डॉक्टर ने प्रेगनेंसी के दौरान रेस्ट करने को कहा था, पर वो काम पर जाती रही। नीरज के समझाने पर उल्टा उसे कह दिया कि तुम मेरे काम करने से जलते हो, इसी वजह से उसका बच्चा न बच सका। कुछ ही दिनों बाद अनीता और समीर की शादी हो गई। नीरज ने समीर को शादीशुदा जिंदगी में सुकून से रहने के टिप्स बताए। कभी उसे नाराज़ नहीं करना, खुश रखोगे तो खुश रहोगे। बाकी बीवी को जितना भी खुश कर लो वो कभी खुश नहीं होती। उसकी एक डिमांड पूरी करो तो दूसरी तैयार मिलेगी। फिर भी सब्र रखो, इससे सब ठीक हो जाता है। यार शेखर, तू क्या दांत निकाल रहा है? तू भी सीख ले, तेरे भी काम आएंगे। क्यों रोहन, तू कुछ बता दे, तेरी भी तो नई नई शादी हुई है। हा हा हा। क्या बताऊं यार, उसकी खुशी पूरी करते करते मैं भी कभी खुद दुखी हो जाता हूँ। कहती है कि मैं पिंक साड़ी पहन रही हूँ तो तुम पिंक शर्ट पहनो। अब यार कोई पूछे कि पिंक शर्ट क्या मर्दों पे जचती है भला? पर नहीं, उन्हें अपनी चलानी है। हर बात पर उसका हुक्म चलता है। क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, सब उसके हाथ में है। पर एक बात है यार, दिल करता है उसकी बात मानने को। उसे खुशी देखकर खुशी मिलती है। शायद यही प्यार है और यही खुशहाल जिंदगी का सार है। रोहन ने कहा। सब जोर से हंस पड़े। हा हा हा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आगे भी ऐसी ही कहानी पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।